एक बार फिर स्वागत है आपका एमएसपी द लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप देख रहे हैं एमएसपी द लर्निंग एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म की हिस्ट्री सीरीज़, जिसमें कक्षा 11वीं का हिस्ट्री पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको सॉल्यूशन दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 तक के सॉल्यूशन हम आपको करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका मानचित्र से है, जिसको हम अलग से डिस्कशन करेंगे। और आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 का फुल सॉल्यूशन। जैसा कि हिंदी इंग्लिश मिक्सअप हो जाती है, कोई बात नहीं, ये मैं थोड़ा जानबूझ के कर देता हूँ। थोड़ी सी हंसी कॉमेडी पढ़ाई के साथ होती रहनी चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपके सामने रिवीजन टेस्ट पेपर इतिहास कक्षा 11, और इसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 18, 19, 20 और 21। तो सबसे पहले स्क्रीन के सामने आपके प्रश्न क्रमांक 18, और प्रश्न क्रमांक 18 का क्वेश्चन हम एक बार आपको पढ़ के बताते हैं और फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 18 आपके पेपर में है, यह कहना क्या सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे, अथवा यदि आप रोम साम्राज्य में रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते, नगरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में? कारण बताइए। मतलब अगर हमने आपसे कहा होता कि आप रोमन साम्राज्य में हैं, तो आप रोमन साम्राज्य में शहर में रहना पसंद करेंगे या गांव में, ये आपको बताना है। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको आंसर पता होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। यदि मैं रोमन साम्राज्य में रहा होता तो नगरों में रहना अधिक पसंद करता, क्योंकि रोम में कार्थिज, सिकंदरिया, एंटियोक्स आदि नगरों में लोगों का जीवन ग्रामीण लोगों के जीवन की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित था। शहरी जीवन की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। नगर विभिन्न उद्योगों का केंद्र था और प्रायः व्यावसायिक गतिविधियां यहीं से संचालित की जाती थीं। नगर प्रशासनिक इकाइयों के रूप में क्रियाशील था, इसलिए यहाँ पर लोगों की सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। नगर में रहने से एक लाभ यह भी था कि वहाँ खाद्यान्नों की कमी नहीं होती थी। वहाँ अकाल के दिनों में भी लोग अपना जीवन सुखमय ढंग से व्यतीत करते थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपनी जिंदगी पेड़ों की पत्तियों की जड़ें, छाले, झाड़ियाँ आदि खाकर बचाते थे। नगरों में उच्च स्तर के मनोरंजन भी उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए एक कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में कम से कम 176 दिन लोगों के लिए मनोरंजन के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता था। तो इस प्रकार ये रोमन साम्राज्य के शहरी और गांव के जीवन की ग्रामीण जीवन की में अंतर है, किस तरीके से शहरी और ग्रामीण जीवन में अंतर था। फिर इसके बाद आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न क्रमांक 19, और प्रश्न क्रमांक 19 हम एक बार आपको पढ़ के सुनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, अगर सम्राट भारत पर, यह सम्राट त्राजान है, अगर सम्राट त्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहे होते और रोमवासियों का इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता, तो क्या आप सोचते हैं कि भारत वर्तमान समय के देश से किस प्रकार भिन्न होता? मतलब आपको बताना है कि जो रोमन सम्राट थे त्राजान, रोमन सम्राट त्राजान का अगर भारत पे कब्जा हुआ होता तो भारत आज के समय के भारत से किस प्रकार भिन्न होता। अथवा में क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बेदुइयों के जीवन की क्या विशेषताएं थी। तो हम यहाँ पे जानेंगे सम्राट त्राजान का अगर भारत पर कब्जा सफल हुआ होता या उन्होंने आक्रमण किया होता तो यहाँ का इतिहास क्या होता। तो आइए जानेंगे, यदि सम्राट त्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहा होता और रोमवासियों का इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता, तो भारतीय संस्कृति, शिक्षा, धर्म, भाषा, कला, साहित्य, संगीत, वास्तुकला, वेशभूषा, स्थापत्य कला आदि पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता। जब भी दो भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ आपस में एक दूसरे से परस्पर मिलती हैं तो उन दोनों संस्कृतियों के मध्य कुछ सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात कर लिए जाते हैं और कुछ का त्याग कर दिया जाता है। इस प्रकार नए सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश का जन्म होता है, जिसमें दोनों संस्कृतियों के तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी वह शासक यदि किसी देश पर आक्रमण करता है तो उसका उद्देश्य उस विजित देश का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से शोषण करना ही होता है। यहाँ पे विजित है।
उसका मूल उद्देश्य उस देश की सभ्यता को नष्ट कर अपनी सभ्यता, अपने धर्म का विस्तार व प्रचार प्रसार करना होता है। जैसा कि बाबर भारतीय संस्कृति को तहस नहस लूटपाट के उद्देश्य से भारत आया था, किंतु इसकी सांस्कृतिक व्यवस्था के आगे उसका सारा अहम चकनाचूर हो गया। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता रही है कि उसने सदैव दूसरी संस्कृति की अच्छाइयों को आत्मसात किया है। उदाहरण के लिए मुगलों के पश्चात अंग्रेज लोग भारत आए, वे भी एक प्रकार से आक्रमणकारी ही थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से प्रभावित किया, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने स्वाभाविक रूप को पूर्ण रूप में नहीं बदला, बल्कि अंग्रेजी संस्कृति को भी अपने भीतर आत्मसात कर लिया। इसी प्रकार यदि सम्राट त्राजान, यहाँ पे त्राजान है, सम्राट त्राजान भारत विजय में सफल रहा होता तो आज भारत अवश्य ही कुछ निम्न अर्थों में भिन्न होता। सांस्कृतिक क्षेत्र में कला भवन, निर्माण कला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला का नमूना रोमन कला के आधार पर होता, और इसी प्रकार ईसाई धर्म राजधर्म घोषित हो जाता, दास प्रथा को बढ़ावा मिलता, अनेक रोमन प्रांतों की भांति यहाँ भी छोटे छोटे राज्य स्थापित होते। तो इस तरीके से यदि सम्राट त्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने में सफल हो जाते तो हमारे यहाँ का सांस्कृतिक और सामाजिक कल्चर किस तरीके से बदल जाता, उसके बारे में वर्णन हुआ। अगर आपने रोमन इतिहास को विस्तार से पढ़ा है तो आपको उसकी जानकारी होगी, नहीं पढ़ा है तो मेरी सलाह है कि आप एनसीईआरटी सिलेबस आ चुका है, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। आज आप 11th-12th में पढ़ रहे हैं, आगे चल के आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, और मैं ऐसे कई क्वेश्चन बता सकता हूं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से निकल के आते हैं, चाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पीएससी, यूपीएससी या छोटे मोटे एग्जाम, सारे में। तो मेरी सलाह है कि आप एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पेपर में था, और क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्फ और रोम के दासों के जीवन की दशा की तुलना कीजिए, अथवा मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे। तो यहाँ पे हम फ्रांस के सर्फ और रोम के दासों के जीवन दशा की तुलना करेंगे। तो फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन में शोषण की प्रमुखता थी, किंतु उन दिनों दोनों के जीवन शैली में कुछ अंतर मौजूद थे। कौन कौन से अंतर मौजूद थे? रोमन समाज के 3 प्रमुख वर्गों में से सबसे निचला दर्जा दास वर्ग का था, जिसे पूर्ण रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकार से अलग रखा गया था। उसे सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं थी। रोमन देशों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा जाता था, परंतु कालांतर में उच्च वर्ग द्वारा उनके प्रति सहानुभूति दिखलाई गई। इसके साथ ही दास प्रथा का सबसे बुरा प्रभाव वहां के समाज पर पड़ा। दासों को लेकर रोमन साम्राज्य में प्रायः संघर्ष होते रहते थे। कई बार मनोरंजन के लिए उन्हें जंगली पशुओं के सामने डाल दिया जाता था। देशों की तत्कालीन दशा बद से बदतर थी। फ्रांस में शर्फदास किसान थे, और यह किसान को निम्नतम वर्ग का था। इनकी समाज में काफ़ी संख्या थी। उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। उदाहरण के लिए उन्हें अपने मालिकों से खेती के लिए भूमि उपज पर का एक निश्चित भाग देना पड़ता था। शर्फों को अपने भूस्वामियों के खेतों पर बिना पैसे के काम यानी बेकार करना पड़ता था। यहाँ पे बेगार है, बेगार करना पड़ता था, और मजदूरी दिए बिना ही उनसे मकान बनवाए जाते थे। लकड़ी कटाई, सिलाई कराई जाती थी, पानी भरने जैसे घरेलू काम भी करवाए जाते थे, तथा यदि वे आज़ाद या मुक्त होने का प्रयत्न करते तो उन्हें पकड़कर कठोर सजा दी जाती थी। इस प्रकार रोमन दासों व फ्रांस के सर्फ के जीवन शैली में कोई विशेष अंतर न था। हम कह सकते हैं कि दोनों का जीवन पशु जैसा ही था। कुल मिला के दासों की इतिहास रहा है शुरुआत से ही, क्योंकि दासों को एकदम पशुवत जीवन जीना पड़ा है और उनको पशुवत यातनाएं दी जाती थी, उनसे काम कराए जाते थे। तो इस प्रकार से ये रोम के दास और फ्रांस के सर्फों का जीवन का वर्णन है। और अब हम देखेंगे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, और क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन है इसका, 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनान और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया, अथवा मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में ही क्यों हुआ।
तो इसमें हम अथवा वाले क्वेश्चन को करेंगे कि मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में ही क्यों हुआ। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है और आज ये हमारा लास्ट आंसर है। इटली के अनेक नगरों से सामंतवाद की समाप्ति और स्वतंत्र नगरों की स्थापना होने से मानवतावादी विचारधारा को विकसित होने के लिए अनुकूल अवसर मिला। 14वीं शताब्दी में विद्वानों और प्लेटो एवं अरस्तू के सिद्धांतों एवं ग्रंथों के अनुमानों का अध्ययन किया गया। इसके अतिरिक्त मध्यकाल में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों द्वारा आधिपत्य कायम कर लेने से अनेक विद्वानों एवं दार्शनिकों ने इटली में शरण ली और वे अपने साथ विपुल मात्रा में साहित्य ले गए। अरब वासियों की कृपा दृष्टि से इटली वासियों को अनेक साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद भी प्राप्त हुए। प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि विज्ञान आदि विषयों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। इसके अतिरिक्त इटली के अनेक विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विषयों पर अध्यापन एवं अध्ययन शुरू होने लगा। इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद की शिक्षा दी जाती थी। इसकी स्थापना 1300 ईस्वी में हुई थी। इटली वासियों ने मानवतावादी विचारधारा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ग्रहण किया। इटली के मानवतावादी विद्वानों ने मानव को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना माना और उसके जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने के विषय पर चिंतन मनन किया। परिणामतः मानवतावादी विचारों का अनुभव सर्वप्रथम इतालवी शहरों में प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से ये आज के इतिहास के पेपर का लास्ट प्रश्न का आंसर था और आपका इतिहास का पूरा पेपर सॉल्यूशन हो चुका है। केवल प्रश्न क्रमांक 17 बचा है। तो उसके लिए हम आपको एक वर्ल्ड मैप में उनकी लोकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप उसको भी कर सकें और जानें कि आखिर कहाँ कौन सी लोकेशन अवस्थित है, क्योंकि मैपिंग करना भी ज़रूरी होता है। इतिहास हो चाहे भूगोल हो, आपको मैपिंग आनी चाहिए और इम्पोर्टेंट लोकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपका कर्तव्य बनता है कि अगर ये वीडियो आपने देखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।